उठा के ताली बजा के आपका समर्थन चाहिए। आप सब मिलके तीसरी बार सरकार बनाएंगे और जब आने वाला समय हिंदुस्तान के इतिहास का एक नया मोड़, एक इतिहास रचने वाले नरेंद्र मोदी जी को इस देश के सर्वोच्च पद में प्रधानमंत्री बना के हिंदुस्तान के लोगों की इच्छा और विकास को दिशा देंगे। नरेंद्र भाई मोदी की एक ताली बजा के दोनों हाथ उठा के उनका स्वागत करें। और मैं आमंत्रित करता हूं नरेंद्र भाई मोदी को, आप हम सबको संबोधित करें। माननीय मोदी जी, ताली बजा के स्वागत। माता की छत्तीसगढ़ के यशस्वी एवं लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे मित्र डॉक्टर रमन सिंह जी, सांसद श्री रमेश बैस जी, सुश्री सरोज पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, राजेश मुणत जी, भाई नंदे साहू, चंद्र सुद्रोनी जी, चंद्रशेखर साहू जी, देवजी भाई पटेल, नवीन मार्कंडे जी, और विशाल संख्या में पधारे हुए रायपुर के जागरूक मतदाता भाइयों और बहनों, सबो भाई बहनी, मल्ला जय जोहार। आपके दुआरी मां आशीर्वाद मांगे वर आए हो। और मैं भी आपके स्वर में स्वर मिलाते हुए दिल से कहना चाहता हूं, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। मित्रों, आज दूसरी बार छत्तीसगढ़ के चुनाव अभियान में शरीक होने का मुझे सौभाग्य मिला। एक बार प्रथम चरण के प्रचार अभियान में आया था, आज दूसरे चरण के प्रचार अभियान के लिए आपके बीच आया। सवेरे से छत्तीसगढ़ के भिन्न भिन्न इलाकों में भ्रमण करता करता मैं रायपुर पहुंचा। भाइयों बहनों,
हवा का रुख साफ है। जो जनसभाएं मैंने देखी हैं, मतदाताओं का उमंग उत्साह देखा है, विशेषकर बहनों की जो भागीदारी देखी है, नौजवानों का जुस्सा देखा है, और मेरा अपना भी राजनीतिक क्षेत्र का तजुर्बा है, और उस अनुभव के आधार पर कहता हूं कि छत्तीसगढ़ में आंधी चल रही है, आंधी। डॉक्टर रमन सिंह जी की आंधी चल रही है, कमल की आंधी चल रही है, और ऐसा लग रहा है कि छत्तीसगढ़ के मतदाताओं ने विकास की राजनीति को सर आंखों पर बिठा दिया है। भाइयों बहनों, वोट बैंक की राजनीति ने हिंदुस्तान को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। और जब मैं वोट बैंक की राजनीति की बात करता हूं तो कभी कभी हमारे पॉलिटिकल पंडित इसको मुसलमान के साथ जोड़ करके देखते हैं। मैं जब वोट बैंक की राजनीति की बात करता हूं तब मैं किसी पंथ के लोगों की बात नहीं करता हूं, किसी संप्रदाय के लोगों की बात नहीं करता हूं, कोई विशेष जाति बिरादरी की बात नहीं कर रहा हूं। मैं सीधा सादा लोकतंत्र का गणित समझाता हूं। होता क्या है हमारे देश में, आमतौर पर 60% मानव मतदान होता है, 5-10% वोट छोटी मोटी पार्टियां, कोई इंडिपेंडेंट, इसमें चले जाते हैं। 50% वोट में दो मुख्य उम्मीदवारों के बीच में स्पर्धा होती है, और जिसको 26% मिलता है वो जीत जाता है। 100 में से 26 वाला जीत जाता है। 74% मुख्य धारा में नहीं होते, और उसके कारण जो वोट बैंक की राजनीति करते हैं वो क्या करते हैं, हमेशा 26% वोट की गोटी बिठाते रहते हैं। 1-2 बिरादरी को जोड़ दो, 1-2 जाति को जोड़ दो, 1-2-4 गांव को जोड़ दो, और वो सोचते हैं कि बस इतनों को संभालो, हम चुनाव जीतते चले जाएंगे। बाकी बिरादरियां की तरफ दुर्लक्ष्य, बाकी समाज की तरफ दुर्लक्ष्य, बाकी क्षेत्रों के तरफ दुर्लक्ष्य, उनकी राजनीति चलती रहती है। भाइयों बहनों, ये वोट बैंक की राजनीति ने हिंदुस्तान के 75% नागरिकों को विकास से वंचित रखा है। ये पाप वोट बैंक की राजनीति वालों ने किया है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक की राजनीति का खात्मा बुलाने का संकल्प लेकर के चली है। देश को विकास की राजनीति चाहिए, और आज हिंदुस्तान के किसी नौजवान को पूछिए, हिंदुस्तान के किसी गरीब को पूछिए
उसे क्या चाहिए? 2 टाइम खाना चाहिए, नौजवान को रोजगार चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, बीमार मां बाप के लिए दवाई चाहिए, बच्चों के लिए शिक्षा चाहिए, सुख चैन की जिंदगी चाहिए। क्यों भाइयों बहनों, क्या आजादी के इतने सालों के बाद हम इतना सा नहीं कर पा सकते? नहीं किया इसलिए नहीं कि हो नहीं सकता था, करना नहीं था। मैं गुजरात के मेरे अनुभव से कह सकता हूं, छत्तीसगढ़ को कभी कोई हिंदुस्तान के विकास के नक्शे पर महत्वपूर्ण राज्य के रूप में सोच भी नहीं सकता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की विकास की राजनीति के प्रतिबद्धता के कारण लोगों को भला कैसे हो, आधुनिक से आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बने, आधुनिक शिक्षा के संस्थान कैसे खड़े हो, किसान को पानी मिले, फसल का दाम मिले, फसल को बाजार मिले, मां बहनें सम्मान के साथ गौरव के साथ जिंदगी जिए। इन सपनों को पूरा करने के लिए डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे लगन से, समर्पित भाव से विकास के मंत्र को लेकर के छत्तीसगढ़ की सेवा की, और उसका परिणाम है आज हिंदुस्तान को मानना पड़ रहा है कि जिस राज्य में 50% करीब करीब जनसंख्या एससी और एसटी की हो, जिस राज्य में माओवाद नक्सलवाद आए दिन तबाही करता रहता हो, जिस राज्य के प्रति दिल्ली सरकार का प्रेम नेगेटिव हो, उस राज्य को आगे बढ़ाने के लिए कितनी चैलेंज होती है। लेकिन सब चैलेंजेस के बावजूद भी हर पैमाने पर, हर पैरामीटर से आज छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाइयों पर रमन सिंह जी ले गए। मित्रों, कभी मध्य प्रदेश बीमारू राज्य माना जाता था। हमारे शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य की कोटि से बाहर निकाल दिया। क्यों? भारतीय जनता पार्टी को जहां जहां काम करने का अवसर मिला है, जहां जहां सरकार चलाने का सौभाग्य मिला है, उन्होंने विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भारत के भविष्य की तरफ देखती है। नौजवानों की आने वाली कल कैसी हो, उस पर उसने अपना ध्यान केंद्रित किया है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं छत्तीसगढ़ के मेरे भाइयों बहनों आपसे प्रार्थना करने आया हूं। आज गुजरात सारे विश्व में विकास को लेकर उनकी चर्चा हो रही है। कई कारण होंगे विकास के, लेकिन एक महत्वपूर्ण कारण है, और वो महत्वपूर्ण कारण है गुजरात के नागरिक, गुजरात के जागरूक मतदाता। उन्होंने विकास पर भरोसा किया,
और लगातार भारतीय जनता पार्टी को काम करने का अवसर दिया, हमें बार बार चुन करके भेजा, स्थिर शासन मिला, प्रगतिशील नीतियां मिली। आज गुजरात नई ऊंचाइयों को पार कर गया। भाइयों बहनों, छत्तीसगढ़ को भी आप फिर एक बार मौका दीजिए। पिछले 10 साल में हमने जो काम किया है उससे 10 गुना ज्यादा 5 साल में हम कर पाएंगे। और इसलिए भाइयों बहनों, आपसे मेरा आग्रह है, पूरे छत्तीसगढ़ की जनता से मेरा आग्रह है कि आप तीसरी बार डॉक्टर रमन सिंह जी को मत दे करके भारतीय जनता पार्टी के कमल निशान पर बटन दबा करके हमारे सभी प्रत्याशियों को विजय दिला करके आप छत्तीसगढ़ के उज्जवल भविष्य का एश्योरेंस ले लीजिए। ये मैं आपको विश्वास दिला रहा है। भाइयों बहनों, गुजरात ने विकास किया है, लेकिन हमें जितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, उससे डॉक्टर रमन सिंह जी को अनेक गुना ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। उसके बावजूद भी आज छत्तीसगढ़ इस ऊंचाई को प्राप्त कर सका है। और सबसे बड़ी कठिनाई हम लोगों को क्या रहती है? जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं, दिल्ली की सरकार रोड़े अटकाने में ही लगी रहती है, रुकावटें पैदा करना, अड़चने डालना, काम होने नहीं देना। भाइयों बहनों, छत्तीसगढ़ ने ये दिल्ली की तकलीफों के बावजूद भी, कठिनाइयों झेलने के बावजूद भी प्रगति की है। लेकिन एक अच्छा संकेत नजर आ रहा है, अच्छी संभावना नजर आ रही है। 10 साल तो दिल्ली की बेरुखी के बीच भी वो चलते रहे, लेकिन 2014 मई महीने के बाद दिल्ली की शकल सूरत बदल जाएगी। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, छत्तीसगढ़ को अनुकूल सरकार बनेगी। आप कल्पना करिए कि दिल्ली में भाजपा की सरकार हो, छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार हो, दोनों के सपने में विकास हो, तो आप कल्पना कीजिए पिछले 10 साल की मुसीबतों के बिना आने वाले 5 साल कितनी तेज गति से विकास कर पाएंगे, जिसका अंदाज कर सकते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, दिल्ली में तो सरकार बदलना पक्का है, इनका जाना तय है, ये बच नहीं सकते। और सिर्फ कुर्सी पर से जाएंगे ऐसा नहीं, पता नहीं कहां कहां चले जाएंगे। और इसलिए भाइयों, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप छत्तीसगढ़ का भला चाहते हो, आपके बच्चों का भला चाहते हो, नौजवान अपना भविष्य चाहते हो, तो छत्तीसगढ़ में इस चुनाव को वोट देते समय 2014 में दिल्ली में जो परिवर्तन आने वाला है, उसके कारण जो लाभ मिलने वाला है, उसको भी गिनती में रख करके वोट करिए। भाइयों बहनों, एक कांग्रेस पार्टी
बहुरूपिया है, बहुरूपिया। वे हर बार अपना नाम भी बदलते हैं, निशान भी बदलते हैं, नारा भी बदलते हैं, लेकिन नियत नहीं बदलते। आप देखिए कांग्रेस ने कितने नाम बदले। किसी समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से जिनका जन्म हुआ था, पता नहीं कितने कितने नाम बदल गए। कभी संस्था कांग्रेस बनी, कभी इंडिकेट बनी, कभी सिंडिकेट बनी, कभी कांग्रेस आई बनी, अब तो वो भी बदल गई। एक जमाने में कांग्रेस आई का मतलब होता था इंदिरा कांग्रेस, अब मतलब होता है इटली कांग्रेस। ये कांग्रेस आई का भी बदल गया। किसी जमाने में कांग्रेस का निशान हुआ करता था 2 बैल की जोड़ी, फिर आया गाय बछड़ा, अब आपको दिखा रहे हैं हाथ। और इनकी कमाल देखो, पहले हाथ दिखाते हैं, हाथ लंबाते हैं, फिर हाथ अजमाते हैं, उसके बाद हाथ चालाकी करते हैं, और अब तो उनकी मास्टरी आई गई है हाथ की सफाई में। ये हाथ की सफाई करने वाले कीमियागर लोग हैं। भाइयों बहनों, वो नारे भी बदलते रहते हैं। हर चुनाव में, हर समय जनता की आंख में धूल झोंकने वाले नए नए नारे लेकर के आ जाते हैं। ये सब कुछ बदलते रहते हैं, दुनिया की नजरों में बहुरूपिया की तरह, लेकिन नीयत नहीं बदलते। और इसलिए भाइयों बहनों, आज देश के सामने सारे संकट की कोई जड़ हो तो कांग्रेस पार्टी की नीयत है। कांग्रेस पार्टी का लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है। भाइयों बहनों, मैं गुजरात से आया, खुले मैदान में आपसे मिल रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं। प्रधानमंत्री इंडोर, मुझे बताइए भाई, प्रधानमंत्री आउटडोर के खिलाड़ी नहीं है? और इंडोर में भी खिलाड़ी के रूप में नहीं, एम्पायर के रूप में भी नहीं, स्कोर लिखने वाले की तरह आते हैं। इसका कारण है मित्रों, देश के प्रधानमंत्री लोकसभा का चुनाव भी नहीं लड़े हैं। लोकतंत्र की जड़ें आम चुनाव में होती। जो देश का नेता आम चुनाव में कहीं नजर ना आता हो, राज्यसभा में यूं यूं करके, वो इंडोर नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। और इसलिए भाइयों बहनों, ये कांग्रेस पार्टी ने देश की आर्थिक हालत क्या कर दी है। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब थे तब रुपये की कीमत क्या थी भाई, और आज रुपये की कीमत क्या है? डॉलर के सामने हर दिन रुपया लुढ़कता जाता है। आज रुपया
इस दिल्ली की कांग्रेस सरकार के कारोबार में हिंदुस्तान का रुपया अस्पताल में आईसीयू में पड़ा है, ऑक्सीजन पे चल रहा है। देश में पॉलिसी पैरालिसिस है, पूंजी निवेश बंद हो चुका है, भ्रष्टाचार के कारण सुप्रीम कोर्ट आए दिन डंडे मार रही है, अफसर समेत सब जेल जा रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं ऐसे लोगों के हाथों में क्या कभी देश का भविष्य सुरक्षित रह सकता है? क्या उनके भरोसे देश चला सकते हैं अपन? एक भी काम ये दिल्ली की सरकार कर नहीं रही। इन्होंने जो वादे किए थे, और ये वादे करने में ऐसे मास्टर है जी। मैं तो भाजपा में हूं, अगर हमने जनता को एक बात कही हो, अगर हमसे रह गई हो या किसी कारण से कर ना पाए हो, तो जनता के सामने खड़े रहते समय हमारा पसीना छूट जाता है, पीड़ा होती है। अरे यार ये कहा था लेकिन हुआ नहीं। ये ऐसे बेशर्मी के पता नहीं क्या सोच है इनकी। इन्होंने कहा था महंगाई कम करेंगे, कहा था महंगाई कम करने के लिए कहा था भैया, महंगाई कम हुई। यहां पर प्रधानमंत्री आए थे, शहजादे आए थे, मैडम आई थी, उन्होंने महंगाई के लिए एक शब्द भी बोला भाई। मीडिया वालों ने पूछा, मीडिया वालों ने छापा, पता नहीं क्या कारोबार चल रहा है, समझ ही नहीं आता। अरे कोई तो पूछो उनको कि भाई महंगाई का वादा किया था, क्या हुआ? वादा खिलाफ ही करते हो। और क्या इनकी समझ क्या, मैं तो हैरान हो गया। देखिए जब नेता इंडोर होता है ना, तो साहब उनको जनता के दुख दर्द का पता ही नहीं होता। वरना प्लानिंग कमीशन जिसके चेयरमैन प्रधानमंत्री जी है, वो कभी ये निर्णय कर सकते हैं कि जिस परिवार की इनकम 26 रुपया है वो गरीब नहीं माना जाएगा? मुझे बताइए भैया, 5 व्यक्ति का परिवार हो, रोज की इनकम 26 रुपया हो, वो गरीब है कि नहीं है? आप बताइए गरीब है कि नहीं है? आप बताइए गरीब है कि नहीं है भैया? आप जवाब दे रहे कि आपने पीएचडी नहीं किया है, आप अर्थशास्त्री नहीं हो, आप विदेश की यूनिवर्सिटी में पढ़ करके नहीं आए हो। आपने धरती पर देखा है कि जिसके घर की इनकम 26 रुपया होती है, उसको बेचारे को 300 ग्राम प्याज भी नहीं आता है, 300 ग्राम प्याज भी नहीं आता। गोंदली बोलते हैं क्या? गोंदली। अच्छा, एक दूसरे नेता वो ये कहते हैं गरीबी बरीबी कुछ होता नहीं है, ये तो सिर्फ स्टेट ऑफ माइंड होता है। गरीबी ये मन की अवस्था होता है। क्या करोगे इन लोगों का भाई, जो ये मानने को तैयार नहीं है? गरीबी क्या होती है? जब धूप निकलती है, भयंकर गर्मी होती है, तो मरने वाला गरीब होता है। जब ज्यादा ठंड पड़ती है तो मरने वाला गरीब होता है। जब बाढ़ आती है तो डूबने वाला गरीब होता है। जब अकाल होता है तो भूखा प्यासा जिंदगी गुजारने वाला गरीब होता है।
जब भयंकर बीमारी आती है तो सबसे ज्यादा बीमार होने वाला गरीब होता है। ये स्टेट ऑफ माइंड नहीं है शहजादे। आप मुझे बताइए, जिन्हें आपकी तकलीफ का अंदाज भी नहीं है, आपकी मुसीबतों का पता तक नहीं है, ये लोग आपकी मुसीबत दूर कर सकते हैं क्या? जो डॉक्टर आपकी बीमारी का पता न लगा सके, वो डॉक्टर बीमारी कैसे दूर करेगा? और इसलिए भाइयों बहनों, अब कांग्रेस का समय समाप्त हो चुका है। इतिहास में उसके लिए जो काम लिखा गया था वो पूर्ण हो चुका है। भाइयों बहनों, यह देश महात्मा गांधी पर भरोसा करता है। महात्मा गांधी की हर बात पर आज भी हिंदुस्तान को नाज है, लेकिन गांधी जी का एक काम अधूरा रह गया है। आप पूरा करोगे? करोगे? आपको पता तो है नहीं, कह दिया करोगे। गांधी जी का एक इच्छा पूरी करोगे? गांधी जी के जीवन में एक इच्छा थी जो अधूरी रह गई। गांधी जी जीवन के अंतकाल में कह के गए थे कि कांग्रेस का काम पूरा हो गया है, उसको बिखेर दो। वो काम बाकी रह गया है। इस छत्तीसगढ़ के चुनाव में गांधी जी का सपना पूरा करो। किसी कोने में कहीं पर भी ये कांग्रेस पार्टी बचनी नहीं चाहिए। भाइयों बहनों, यह देश सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा? अभी मैडम यहां आई थी, मैडम ने ये कहा, देखिए ये बहुरूपिया कांग्रेस पार्टी कब कब क्या क्या बोलते हैं। देखिए यहां आकर के उन्होंने कहा कि गरीबों की जमीनें अनाप शनाप रूप से छीन ली जा रही है। ये छत्तीसगढ़ में आरोप लगाया। मैडम सोनिया जी, ये गरीब की जमीन की आपको इतनी चिंता है क्या? मैडम सोनिया जी, मैं आपसे पूछता हूं, ये गरीब की जमीन की आपको सचमुच में इतनी चिंता है? सचमुच में आपको पीड़ा हो रही है? एक काम करो, मेरा सुझाव, जो बात आपने छत्तीसगढ़ में बोली वही बात जरा गुड़गांव में जाकर के बोलो ना। जो बात आपने छत्तीसगढ़ में आकर के बोली वो जरा जयपुर, जोधपुर में और बाड़मेर में जाकर के बोलो तो। अरे मैडम सोनिया जी, आप जो छत्तीसगढ़ में आकर के आंसू बहा रही थी, एक काम करो, हरियाणा के IAS ऑफिसर मिस्टर खेमका, उनकी हाजिरी में एक सेमिनार में जरा ये भाषण करो ना। क्यों? ये जनता है, सब कुछ जानती है। कितने दिन तक आप जनता की आंख में धूल झोंकते रहोगे? और भाइयों बहनों, पुराने जमाने में फिल्में आया करती थी, मूवी। पुराने जमाने, तो मैं फिल्में देखता नहीं हूं, लेकिन जो बचपन में देखता था तब की बात बताता हूं। उसमें क्या आता था कि किसी परिवार में शादी तय होने वाली हो और लड़के वाले
लड़की देखने के लिए सामने वाले के घर गए हो और उनके घर में 2 बेटी हो, एक बेटी सुंदर नहीं हो, हाथ पैर में कुछ तकलीफ हो, उसकी शादी कराने की इच्छा हो, तो फिल्मों में आता था वो परिवार क्या करता था, जो अच्छी बेटी होती थी उसको चाय पान परोसने के लिए ले आते थे बाहर, और जो शरीर में तकलीफ वाली बेटी है उसको अंदर रखते थे। लेकिन जब शादी में बिठाते थे तो वो अंदर वाली को बिठा देते थे। ऐसी फिल्म आती थी बहुत पुराने जमाने में। इस छत्तीसगढ़ के चुनाव में कांग्रेस यही कर रही है। मुख्यमंत्री का नाम ही नहीं बता रहे। भाई कौन है, लाओ तो देखे तो हमें पता तो चले भाई। हमें बताओ मित्रों, एक मुद्दा महत्वपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी ने ईमानदारी से छत्तीसगढ़ की जनता को विश्वास में लेना चाहिए। जोर से जवाब दो, विश्वास में लेना चाहिए। आपका मुख्यमंत्री कांग्रेस कौन देना चाहती है, ये पूछने का आपका अधिकार है। आपको पूछना चाहिए, उन्होंने जवाब देना चाहिए। कौन मुख्यमंत्री होगा कहने को तैयार नहीं है। भाइयों बहनों, दाल में कुछ काला है, लेकिन मुझे तो लगता है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की पूरी दाल ही काली है। कांग्रेस में हिम्मत हो, यहां के मतदाताओं के प्रति उनका भरोसा हो, लोकतंत्र में विश्वास हो, तो कांग्रेस पार्टी घोषित करे कि छत्तीसगढ़ की बागडोर अगर कांग्रेस पार्टी देना चाहती है तो कांग्रेस के अंदर भीतर में मुख्यमंत्री का उनका चेहरा कौन है वो छत्तीसगढ़ की जनता के सामने खुला करो। वो पुरानी फिल्मों वाली कथा नहीं चलेगी। बेटी एक दिखाएं और फिर मंडप में दूसरी बैठे, ये खेल जमाना चला गया। आपको जनता के सामने साफ साफ बात करनी चाहिए, जनता को गुमराह नहीं करना चाहिए। और मैं छत्तीसगढ़ के भाइयों आपसे कहना चाहता हूं, आप अच्छे लोग हैं, भले लोग हैं, संस्कारी लोग हैं। आप जैसे हैं कांग्रेस वैसी नहीं है। वो आपको ऐसी पट्टी पढ़ा देंगे, आप कहीं फंस जाओगे। पक्का पक्का, हाँ, ये संभालना में। अगर आपने इनको पहचान लिया ना तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं। मित्रों, आप देखिए कांग्रेस पार्टी ने करप्शन, इतना करप्शन, कोई परवाह है क्या? एक बार कांग्रेस के एक मंत्री पे आरोप लगा कि उन्होंने 70 लाख रुपए का घपला किया है। टीवी पे चला, आज तक वालों ने उसको बड़ा लंबा चलाया था काफी। तो कांग्रेस के दूसरे मिनिस्टर ने क्या कहा, कांग्रेस के दोनों मंत्री, जिसने 70 लाख रुपया की गड़बड़ की अपने एनजीओ के माध्यम से 17 लाख रुपया गबन करने का उस पर आरोप लगा, स्टिंग ऑपरेशन किया। आज तक वालों ने बड़ी डिबेट चली, बाद में कांग्रेस ने उस मंत्री का प्रमोशन कर दिया। लेकिन दूसरे मंत्री ने जो जवाब दिया था वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसने कहा, पत्रकारों ने उनको पूछा,
उन्होंने कहा भाई कांग्रेस का मंत्री है, 70 लाख की बात है तो मैं मानता नहीं हूं, 70 करोड़ होता तो मैं मानता कि वे हाँ शायद किया हो। ये ऑफिशियल ऑन रिकॉर्ड कांग्रेस के दूसरे मंत्री ने अपने चरित्र का वर्णन किया है। भाइयों बहनों, जिस दल में इतनी बेशर्मी हो करप्शन के प्रति, कोई जिम्मेवारी ना हो, किसी भी प्रकार की भाषा का प्रयोग होता हो, क्या ऐसे लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ सकते हैं? मित्रों, मैं विश्वास से कहता हूं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा सकती है। इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्त किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि इस रोग से देश को मुक्ति नहीं मिल सकती, लेकिन पहले कांग्रेस से मुक्ति चाहिए। अगर इस देश को हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाए तो सारी समस्याओं से मुक्त भारत अपने आप बनना शुरू हो जाएगा। सारी समस्या की जड़ कांग्रेस पार्टी की नीयत है और उनका अहंकार इतना है मित्रों, किसी की उनको परवाह नहीं है और वो यही मानते हैं अगर किसी ने हिम्मत दिखाई तो वो सीबीआई दिखाते हैं। और मैंने देखा है अच्छे अच्छे नेता सीबीआई के सामने कांप जाते हैं, कांग्रेस पार्टी के यहां लाइन लगा देते हैं। उनको लगा कांग्रेस वालों को कि जो दवाई सपा वालों के पीछे की, जो दवाई बसपा वालों के लिए की, जो दवाई और राजनेताओं के लिए की, उनको लगा कि मोदी को भी लगाओ। मेरे पीछे सीबीआई लगाई, लेकिन लेने के देने पड़ गए। भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी के जो कारनामे हैं ये कभी छत्तीसगढ़ का भला नहीं करेंगे और इसलिए मैं आपसे आग्रह करने आया हूं कि भाइयों बहनों, आप कांग्रेस पार्टी को सदा सर्वदा के लिए छत्तीसगढ़ से मिटा दो। दोस्त भाइयों बहनों, एक और बात मैं मन की करना चाहता हूं। देखिए, व्यक्ति के जीवन में 13 वर्ष से 18 वर्ष की उम्र बहुत महत्वपूर्ण होती है। घर में बालक, बेटा हो या बेटी, 12 साल के होते हैं तब तक कुछ ध्यान में नहीं आता, लेकिन जैसे ही 13 साल में पहुंचते हैं एकदम से उनका शारीरिक विकास होने लग जाता है, ऊंचाई बढ़ने जाती है, वजन बढ़ने लग जाता है, चेहरा मोहरे की रेखाएं बदल जाती हैं, आवाज बदल जाता है, उसकी सोच बदलती है, दलीलें करने लग जाता है, सवाल पूछने लग जाता है, कपड़े हर 2 महीने छोटे पड़ने लग जाते हैं। ये होता है कि नहीं होता है? भाइयों बहनों, जैसा व्यक्ति के जीवन में होता है वैसा ही राज्य के जीवन में भी होता है। और जो माँ बाप समझदार होते हैं वो 13 से 18 साल की उम्र में बच्चों का सबसे ज्यादा ख्याल रखते हैं। कहाँ जाता है, दोस्त कौन है, क्या पढ़ता है, टेलीफोन पर कितनी बातें करता है, किससे करता है, कौन मिलने आता है, सब चीजें जागरूक माँ बाप देखते हैं, क्योंकि उनको मालूम है ये ऐसी एज होती है अगर बच्चा गड़बड़ा गया तो फिर बाजी हाथ से चली जाएगी। भाइयों बहनों, छत्तीसगढ़ की उम्र भी 13 साल हुई है और इस 5 वर्ष में छत्तीसगढ़ 18 साल का हो जाएगा। अब निर्णय आपको करना है कि आप ये 13 से 18 साल की छत्तीसगढ़ की जो महत्वपूर्ण उम्र है, उस उम्र में ये छत्तीसगढ़ किसी ऐसे वैसे व्यक्ति के हाथ में मत देना
ये ऐसा महत्वपूर्ण 5 साल का कालखंड है जो नींव आने वाले 100 साल के लिए छत्तीसगढ़ का भविष्य तय करने वाली है। और इसलिए मैं चाहता हूं भाइयों, ये 13 से 18 साल की उम्र छत्तीसगढ़ की, जिसको संभालने के लिए डॉक्टर रमन सिंह और उनकी टीम के बढ़कर आज छत्तीसगढ़ में कोई नहीं है। मित्र, मैं आपसे आग्रह करता हूं, मौका गंवाना मत, बिल्कुल गंवाना मत। और भाइयों बहनों, आज मैं रायपुर से भाषण कर रहा हूं, तब मैं यहां छत्तीसगढ़ के लोगों से एक प्रार्थना करना चाहता हूं। देखिए, आज हिंदुस्तान में सचिन तेंदुलकर को लेकर के सारा देश चर्चा कर रहा है। वो क्रिकेट जगत से विदाई ले रहे हैं। सारा देश उनकी सिद्धियों के साथ मन से जुड़ गया है। लेकिन एक नागरिक के नाते और खास करके भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता हो या समर्थक हो या वोटर हो, मैं मानता हूं नरेंद्र मोदी हो तो उसको भी सचिन तेंदुलकर से एक बात सीखने जैसी है। आपने देखा, वे जीवन की आखिरी टेस्ट मैच खेल रहे हैं। उनके लिए क्रिकेट का मैदान, बैट, ये उंगलियों पर नचाने वाली शक्ति वो रखते हैं। हर प्रकार से क्रिकेट को उन्होंने आत्मसात किया हुआ है। उसके बावजूद भी, आखिरी मैच होने के बावजूद भी, सारा क्रिकेट वर्ल्ड, सारा हिंदुस्तान, सारी दुनिया उनके प्रति गौरव करती है। उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी टीम के साथ मैच में आने से पहले घंटों तक नेट प्रैक्टिस की, पसीना बहाया। मित्रों, सीखने जैसी बात है। व्यक्ति की इस ऊंचाई के बाद लगता है क्या जरूरत है, लेकिन वे हर नौजवान के लिए प्रशिक्षण है ये कि आखिरी मैच है, विदाई की बेला है, देश तालियां बज रहा है, फिर भी वो इंसान अपने धर्म का पालन कर रहा है, अपने साथियों के साथ घंटों तक नेट प्रैक्टिस कर रहा है, पसीना बहा रहा है, आखिरी पल तक बहा रहा है। मित्रों, ये गुण होने के कारण तो उन्होंने जीवन में सिद्धि पाई है। मैं छत्तीसगढ़ के मेरे सभी भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, सचिन तेंदुलकर के उस महान जीवन को गौरव करने के लिए जो उसने उदाहरण दिया कि सब कुछ हाथ में होने के बाद भी आखिरी तक नेट प्रैक्टिस में पसीना बहाता है, हम भी आंधी कितनी ही क्यों न तेज हो, चुनाव हमारे लिए कितना ही अनुकूल क्यों न हो, विजय कितना ही निश्चित क्यों न हो, भाजपा के प्रति जनता का प्रेम अपार क्यों न हो, उसके बावजूद भी सचिन तेंदुलकर को याद रख करके हम पोलिंग बूथ पर नेट प्रैक्टिस करने में कमी न रखे, मेहनत करने में कमी न रखे, एक एक मतदाता तक पहुंचने में कोई कोताही न बरते। वो कहे, अरे मैं तो तुम्हारा ही हूं, तू भी उसके घर जाए। वो कहे, यार मैं तो भाजपा के लिए जीने मरने वाला हूं, तो भी जाइए। भाइयों बहनों, सचिन तेंदुलकर से हम इस बार सीखें, उससे प्रेरणा लें, आखिरी पल तक मेहनत करने में कोई कचास न रखे और ऐसी मेहनत करे कि पिछली बार से भी ज्यादा विजय प्राप्त करके छत्तीसगढ़ के भाग्य को निर्माण करें। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार प्रदर्शन के लिए रायपुर जिला के अध्यक्ष अशोक पांडे जी
आभार प्रदर्शन करें। अगला पीएम कैसा हो? आज की आम सभा में हम सबके बीच में उपस्थित हमारे हिंदुस्तान के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे श्रद्धेय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी, लोकसभा में सचेतक हमारे लोकप्रिय सांसद माननीय रमेश बैस जी, हमारे महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्षा सुश्री सरोज पांडे जी, हमारे संगठन महामंत्री माननीय राम प्रताप जी, हमारे पांचों विधानसभा के प्रत्याशी माननीय ब्रजमोहन अग्रवाल जी, राजेश